Hello everyone, welcome to Manuvar Education. In this video we are going to discuss the current affair and general knowledge for CLAT 2025. So we have included the passes from the 2nd to 8th of September 2024 and this is the part 23rd of this session. So this is very important for CLAT examination. CLAT में के लिए जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है. इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है साथ साथ स्टैटिक पोर्शन है हमने इंक्लूड किया है, पैसेज को इंक्लूड किया है एंड वी हैव इंक्लूडेड सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट पैसेज. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. Before that, here is some important information regarding our social media handles. So you can join for law entrance examination के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइएगा. इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी है. यहाँ पर इंपॉर्टेंट PDF शेयर किए जाते हैं. एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर डेली अपडेट फॉर इंपॉर्टेंट वीडियोस. मैनुवर लॉ एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. In case if you want to join us for self-study program, then you can visit our center that is Vasai, Thane, Dadar, Borivali, Andheri and Pune. If you are not Pune or Mumbai based, then you can call on this number. पैन इंडिया लेवल पे लाइव क्लासेस के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन दिस नंबर. यहाँ पे सारी क्वेरीज जो है आपके सॉल्व कर दी जाएगी. यू कैन अवेल द डेमो क्लास ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. एंड द फर्स्ट पैसेज इज 75 ईयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सबसे पहला ही पैसेज हमारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में है. सुप्रीम कोर्ट ने अपना 75 ईयर्स जो है उसका कंक्लूड हो गया था. अब जो है उसके बारे में एक पैसेज है, देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट है. सो रिसेंटली द प्रेसिडेंट अनवील्ड द न्यू फ्लैग एंड इंसिग्निया ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू मार्क द 75th ईयर ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट. तो प्रेसिडेंट ने क्या किया है, एक नया जो है फ्लैग इंसिग्निया जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है अनवील किया है, जो 75 ईयर जो है सुप्रीम कोर्ट का उसको जो है आपको मार्क करता है. द फ्लैग फीचर्स द अशोक चक्र. अशोक चक्र उस पर बना हुआ है. द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो फ्लैग कंसिस्ट द अशोक चक्र, द सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग एंड द बुक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑल्सो द प्राइम मिनिस्टर रिलीज्ड अ कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो एक स्टैम्प भी रिलीज किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जो कि 75 ईयर को डिनोट करता है. The judiciary in India has played a crucial role in safeguarding democracy and liberal values since independence. तो जुडिशरी जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने में, हमारे लिबरल वैल्यूज़ को, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को, पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है उसको वो प्रोटेक्ट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है. It has acted as the guardian of the constitution, a protector of the rights of the marginalized and a counter-majoritarian institution of governance. तो ये जो है एक guardian of the constitution है, guardian of the fundamental right है, protector of the fundamental right है. आपका right violate होता है, you can directly go to the Supreme Court or High Court in case of violation of the right. गवर्नमेंट पे चेक एंड बैलेंस का काम करता है. तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल बॉडी ऑफ द Indian democracy system. In this initial years post independence, the judiciary maintained a conservative approach, limiting itself to interpreting the constitution as written. जो सब शुरू में था, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त जुडिशरी क्या था कि कंजर्वेटिव अप्रोच लेकर चलता था. ज़्यादा जो है अपनी बातों को नहीं रखता था, ओवर रीच नहीं करता था, अपने आप से जो है जजमेंट नहीं देता था और कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ था उस पर ही बस उसी पे वर्क करता था, ज़्यादातर इंटरप्रेट नहीं करता था ज़्यादा. बट with the passage of the time, the most famous judgment, that is Golaknath judgment 1967, marks a shift toward a more expansive interpretation of fundamental rights, challenging the parliament legislative power and reasserting the power of judicial review. तो ये जो है गोलकनाथ केस से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है ज़्यादा डिफेंसिव मोड पे नहीं बल्कि फ्रंट फुट आकर खेलने लगी, जुडिशियल रिव्यू जो है बहुत सारे लॉज का करने लगी, पार्लियामेंट के पावर पे जो है बैलेंस लगाने लगी, चेक करने लगी. सो दैट इज ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे शुरू किया. द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द केशवानंद भारती केस 1973 इंट्रोड्यूस द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन विच लिमिटेड पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे इंपॉर्टेंट जो जजमेंट था, 13 जज की टीम बैठी थी और उसमें जो है जजमेंट दिया गया था, दैट इज केशवानंद भारती केस 1973. और बेसिक डॉक्ट्राइन जो है उसमें जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, कहा था ये पार्लियामेंट किसी चीज़ में अमेंड कर सकती है. पार्लियामेंट कैन अमेंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट इंटरफेयर इन द बेसिक
स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायोलेट नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताती है। तो देखते हैं हाईएस्ट कोर्ट जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ही है, तो देखते हैं इसके बारे में क्या है। कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशियरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो जुडिशियरी से रिगार्डिंग जो है स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या है। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President of India. This is the first statement. A High Court India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो कहा गया है कि कोई भी रिटायर्ड जज को जो है सुप्रीम कोर्ट के जज बुला सकते हैं कोर्ट में एज ए जज के तौर पे, या हाई कोर्ट के जज को बुला सकते हैं जो क्वालिफाई करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। उनको जो है चीफ जस्टिस जो है उनको बुला सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज वर्क करने के लिए, लेकिन उनके लिए इन सब के लिए जो है पहले प्रायर परमिशन जो है प्रेसिडेंट से लेना पड़ेगा। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो एडहॉक जज के तौर पे जो है अपॉइंट किया जाता है। जब जजों की कमी हो जाती है तो ऐसा चीफ जस्टिस जो है वो कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। A high court in India has the power to review its own judgment as the Supreme Court does. तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, अपने जजमेंट को रिव्यू कर सकती है। ये भी 215 में कहा गया। तो दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें से कौन सा आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात करता है? आर्टिकल 176, आर्टिकल 153, आर्टिकल 124, आर्टिकल 324, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 124। आर्टिकल 124 सेज दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो ये जो है आपको आर्टिकल 124 में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया वाज इनॉग्रेटेड। तो सुप्रीम कोर्ट कब इनॉग्रेट हुआ था? 75 साल हो चुका है। कब इनॉग्रेट हुआ? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950, 30 जनवरी 1950, and the correct answer is 28th January 1950. Earlier it was known as Federal Court, which was established in 1937 by the Act of 1935 के थ्रू जो है establish हुआ था, फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था। But after independence, this court was inaugurated on 28th of January 1950 and it is known as Supreme Court. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो अभी करंट में जो है सुप्रीम कोर्ट में टोटल जज कितने हैं? जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था उस टाइम में टोटल जज थे 7। नाउ हाउ मेनी जजेस आर इन द सुप्रीम कोर्ट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस? 34, 30, 23, 13, एंड द करेक्ट आंसर इज 34। So total judges in the Supreme Court are 34 including the Chief Justice. And who is the current Chief Justice of India? That is D.Y. Chandrachud. D.Y. Chandrachud जो है वो हमारे current Chief Justice हैं। Next question is which CGI became President of India? तो कौन से CGI जो है इंडिया के प्रेसिडेंट बन चुके हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के? KG बालकृष्णा, लीला सेठ, जस्टिस हिदायतुल्लाह, फातिमा बीबी। एंड द करेक्ट आंसर इज जस्टिस हिदायतुल्लाह जो है वो इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने हुए हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। यहाँ पे फातिमा बीबी देख सकते हैं, शी वाज द फर्स्ट वीमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो पहली जो है वीमेन जज सुप्रीम कोर्ट में कौन बनी है? फातिमा बीबी। अभी तक चीफ जस्टिस भी कोई भी वीमेन जो है वो नहीं बनी है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नेक्स्ट पैसेज है एडवर्स इफेक्ट ऑफ लिथियम माइनिंग। जो लिथियम माइनिंग होता है उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे बॉडी पे, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें हम देखने जा रहे हैं लिथियम के बारे में। ये माइनिंग जो है क्या क्या इम्पैक्ट करता है हमारे सोशल और इन्वायरमेंटल लाइफ में। So according to a new study, land subsidence is occurring in Chile's Atacama Salt Flat due to lithium mining. तो लिथियम माइनिंग की वजह से जो है चिली का जो अटाकामा रीजन है वहाँ पर क्या है कि लैंड सब्सिडेंस हो रहा है। सो व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस? सो लैंड सब्सिडेंस इज ए वर्टिकल जो है डाउनवर्ड ऑफ द अर्थ, जो है ग्राउंड का वर्टिकल डाउन जो है हो जाता है, वो वर्टिकल जो है नीचे चला जाता है। धीरे धीरे जो है ये चीज़ इफेक्ट करता है और ये ऐसा हो रहा है चिली में। द अटाकामा साल्ट फ्लैट इन चिली इज सिंकिंग एट अ रेट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर ड्यू टू लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन। तो लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन की वजह से 1 से 2 सेंटीमीटर जो है ये क्या रहा, हर साल क्या हो रहा है, वो सिंक कर रहा है, नीचे जा रहा है। लिथियम ब्राइन एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स पंपिंग साल्ट रिच वाटर टू द सरफेस एंड इनटू इवेपोरेशन पॉन्ड टू ऑब्टेन लिथियम। तो
लिथियम ब्राइन जो है उसको एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं, उसको हम जो है सॉल्ट रिच वाटर से जो है उसके बाद जो है पंपिंग करते हैं, इवापोरेट करते हैं, जिसमें काफ़ी जो है पानी खर्चा होता है, वाटर का वेस्टेज होता है। द प्रोसेस रिक्वायर्ड मैसिव अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर विथ 2000 टन्स ऑफ वाटर नीडेड टू प्रोड्यूस 1 टन ऑफ लिथियम। तो सिर्फ 1 टन लिथियम के लिए कितना पानी जो है हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है, दैट इज 2000 टन्स ऑफ वाटर। दिस एक्सट्रैक्शन exacerbates water scarcity in the Atacama Desert, affecting both local communities and ecosystem। तो ये जो है आपको वाटर स्कारसिटी जो है, हमारा जो अटाकामा डिजर्ट है वहाँ बहुत जो लोकल लोग रहते हैं, इकोसिस्टम है, जाहिर सी बात है पानी का इतना यूज़ होगा, वाटर वगैरह ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जो है ये सारे सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा। Chemicals like sulfuric acid and sodium hydroxide used in lithium extraction contaminate soil and water, harming ecosystem and endangered species। तो ये जो माइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें हम लोग जो है अलग अलग तरह के एसिड यूज़ करते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या करता है सॉइल में मिल जाता है, वाटर में मिल जाता है और उसको कंटामिनेट कर देता है, सॉइल को इनफर्टाइल कर देता है, वाटर को पॉइजनस कर देता है। एसिड रेन का भी ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड बहुत बड़ा एजेंट है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी डेंजरस है। 2022 study highlighted a decline in flamingo population in the Atacama region due to reduced water level which affect their reproduction rates। तो क्या है कि 2022 में क्या है कि फ्लैमिंगो पॉपुलेशन दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा जो है अटाकामा में जो है डिक्लाइन कर चुका था, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो नीचे जा रहा है और जो जिसकी वजह से उसका जो है फ्लैमिंगो के जो आपको प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन वगैरह को इफेक्ट कर रहा है। The most important use of lithium is in rechargeable batteries for mobile phones, laptops, digital cameras and electric vehicles। इन सब में जो है लिथियम का यूज़ हम लोग करते हैं। तो रिचार्जेबल बैटरी में जो है, नॉन रिचार्जेबल में भी यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचार्जेबल में भी होता है, नॉन रिचार्जेबल में भी इसका यूज़ करते हैं। चिली होल्ड्स द लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व्स ग्लोबली अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ द टोटल। तो लार्जेस्ट रिजर्व जो है वो चिली के पास है, 36% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का जो है चिली ये होल्ड करती है। Now this is the passage about the lithium extraction, lithium mining। अब इससे रिलेटेड जो है इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन देखते हैं क्या बन सकता है। So which one of the following pairs of metals constitute the lightest metal and the heaviest metal respectively। तो इसमें से सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन है और सबसे हेवीएस्ट मेटल कौन है? लिथियम एंड मरकरी, लिथियम एंड ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एंड ऑस्मियम, एल्यूमिनियम एंड मरकरी। And the correct answer is lithium and osmium। तो lithium is the lightest and osmium is the heaviest metal जो है वो आपको मिलेगा। एल्यूमिनियम किससे मिलता है? एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से मिलता है हमें, बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। मरकरी इज द लिक्विड मेटल, ये आपको लिक्विड मेटल है, ओनली वन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और ब्रोमीन जो है वो लिक्विड नॉन मेटल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द लिथियम ट्रायंगल। द यूएस करंटली कंट्रोल्स 77% ऑफ द ग्लोबल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। लिथियम इज ऑल्सो रिफर्ड टू वाइट गोल्ड। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज द लिथियम ट्रायंगल। तो ये सही है, इनको लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। The US currently controls 77% of the global lithium ion battery manufacturing capacity। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, चाइना जो है वो कंट्रोल करता है। लिथियम इज ऑल्सो रिफर्ड टू व्हाइट गोल्ड, इसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, दैट इज करेक्ट। तो आंसर 1 and 3 आर करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डिजर्ट इज। तो सबसे ड्राइएस्ट डिजर्ट कौन है वर्ल्ड का? थार, सहारा, गोबी, अटाकामा। एंड द करेक्ट आंसर इज अटाकामा डेजर्ट जो है आपको चिली, बोलिविया, इन सब में जो है सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है आपका वर्ल्ड का। सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? दैट इज सहारा जो है, दैट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अनाउंस दैट लिथियम रिजर्व्स वर फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच स्टेट और यूटी। तो कहाँ जो है बताया कि बहुत ज़्यादा रिजर्व है लिथियम का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने? जम्मू एंड कश्मीर, असम, लक्षद्वीप, केरल। एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ जो है बहुत ज़्यादा जो है रिजर्व है, लेकिन यहाँ माइनिंग करने में वही इफेक्ट होगा इन्वायरमेंट को। जो है आपको जानते हैं कि हिमालय जो है हमारा हॉट स्पॉट रीजन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने की जो है चांसेस हैं, इसलिए माइनिंग जो है करना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेट्यू इज नोन एज द मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। तो किस प्लेट्यू को जो है मिनरल हार्ट लैंड कहते हैं। यहाँ बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं इस प्लेट्यू पे। भंडार प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू, तिब्बतियन प्लेट्यू। एंड द करेक्ट आंसर इज छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है आपको झारखंड के एरिया में, छत्तीसगढ़ के एरिया में, दैट इज द नोन एज द मिनरल हार्ट लैंड ऑफ इंडिया। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट पैसेज दैट इज अबाउट द 23rd लॉ कमीशन सेटअप। So 23rd Law Commission has been set up and we will discuss about 23rd Law Commission. So recently the Ministry of Law and Justice set up the 23rd Law Commission for a 3-year term from 1st September 2024 to 31st August 2027. तो ये जो है आपको 23rd Law Commission सेटअप किया गया है और इसका टेन्योर कब से कब तक है, 1 सितंबर 2024 से लेकर 31 अगस्त 2027 तक जो है इसका टेन्योर है। मतलब कि 3 साल का टेन्योर है, 3 years का टेन्योर है। In line with the terms of the reference of the 22nd Law Commission established in 2020, the newly constituted panel has assigned the task of reviewing existing laws in the context of the directive principle of the state policy. तो ये जो आप नया जो लॉ कमीशन है उसको भी यही टास्क है कि रिव्यू कीजिए एग्जिस्टिंग लॉ को और उसके कंटेक्स्ट में, मतलब डीपीएसपी के कंटेक्स्ट में कि डीपीएसपी में जो चीज़ मेंशन है क्या उससे मैच खा रहा है, क्या कितना डीपीएसपी को कहाँ कहाँ इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये जो है आपको 23rd लॉ कमीशन का काम है। एग्जामिन एग्जिस्टिंग लॉज in relation to the directive principles of a state policy and suggest reform to align with the DPSP and constitutional preamble objective। तो कहा कि आप इस पे एग्जामिन कीजिए, देखिए क्या कि ये सब जो है इससे मेल खा रहा है कि नहीं, अलाइन कर रहा है कि नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ से, हमारे डीपीएसपी से। अगर नहीं तो हमें रिफॉर्म सजेस्ट कीजिए कि किस तरह से हम जो है नई नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस पर भी जो है कहा है कि इसको भी एग्जामिन कीजिए, ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है फूड सिक्योरिटी पे और भी चीज़ों पर, और अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। रिकमेंड मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड। तो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन जो है उनको जो है से किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए मेजर भी सजेस्ट करने को कहा गया है। द गोल इंक्लूड रिड्यूसिंग डिलेज, सिंप्लीफाइंग हाई कोर्ट रूल्स एंड एस्टेब्लिशिंग अ कैश फ्लो मैनेजमेंट वर्क। तो ये जो डिले होता है, पेंडिंग केसेस होता है, बहुत सारी चीज़ें जो होती है उस पर कैसे वर्क किया जाए कि जल्दी से जल्दी जो है ये काम हो सके, उस पर भी वर्क करने के लिए कहा गया है। It is a non-statutory body established through a notification from the Government of India's Ministry of Law and Justice to carry out research in the field of law for legal reform। तो ये एक नॉन स्टैचुअरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है आपको इसको अपॉइंट करवाते हैं और ये जो है लीगल रिफॉर्म पे आपको सजेशन देती है, एडवाइस देती है। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फॉर अ फिक्स टेन्योर एंड वर्क्स एज एन एडवाइजरी बॉडी। तो एक जो है फिक्स टेन्योर का जो है इनका टर्म होता है और ये एक एडवाइजरी बॉडी आपको एडवाइस देगी। इनका एडवाइस जो है ज़रूरी नहीं है कि आप माने या ना माने, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया हैज सबमिटेड 289 रिपोर्ट सो फार ऑन वेरियस इशूज़ पे जो है लगभग 289 रिपोर्ट जो है अब तक सबमिट कर चुकी है। तो आप देखते हैं इससे रिलेटेड हमारा जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बन सकता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज फॉर्म्ड इन द ईयर। तो सबसे पहला लॉ कमीशन जो है इंडिपेंडेंट इंडिया का, फ्री इंडिया का कब बना था? 1945, 1985, 2005, 1955। एंड द करेक्ट आंसर इज 1955 जो है पहला लॉ कमीशन जो है हमारा अपॉइंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ लॉ कमीशन इन इंडिया। तो लॉ कमीशन के फादर कौन है? जो पहले लॉ कमीशन जो इंडिपेंडेंट से पहले जो अपॉइंट हुआ था उसके चेयरमैन भी बने थे ये 1835 में। तो हु वाज द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया? लॉर्ड मैकुले, लॉर्ड मैक्लुएड, जीवे एंडरसन, एफ मिलेट। And the correct answer is Lord Macaulay. He was known as the father of Law Commission of India। जो है इसको फादर भी कहा जाता है लॉ कमीशन का। He was the first chairman of the Law Commission of India। Next question is who is the current Ministry of Law and Justice। तो हमारे जो है current Ministry of Law and Justice कौन है? आर वेंकट रामनी, अर्जुन राम मेघवाल, वीरेंद्र कुमार, एच.के. पाटिल। And the correct answer is Arjun Ram Meghwal is the current Ministry of Law and Justice। और वेंकट रामनी क्या है? हमारे अटॉर्नी जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट लॉ कमीशन। तो लॉ कमीशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955। ये यहाँ तक तो सही है स्टेटमेंट। अंडर चेयरमैनशिप ऑफ MC सीतलवाड़। The Law Commission of India is a non-statutory and non-constitutional body। तो non-statutory और non-constitutional भी है क्या?
सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहले बार जो है 1955 में स्टैब्लिश हुआ था, MC तलवार इसके चेयरमैन थे। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, इट इज नॉन स्टैच्यूटरी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये मेंशन नहीं है। सो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टैब्लिश, तो पहला लॉ कमीशन जो है किस चार्टर एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश हुआ था? चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, एंड द करेक्ट आंसर इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू जो है फर्स्ट लॉ कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था, और पहले लॉ कमिश्नर कौन थे? दैट इज लॉर्ड मैकूले। नेक्स्ट टॉपिक इज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल रूमी 1, तो ये जो है इंडिया का पहला रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है, और दिस इज इंपॉर्टेंट। रीयूजेबल क्या होता है? जिसको बार बार हम यूज कर सकते हैं उस लॉन्च व्हीकल को, तो ये जो है हमारा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो रूमी 1 जो है दैट इज द फर्स्ट, यहाँ पर देख सकते हैं द फर्स्ट रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑफ इंडिया। इंडिया रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 डेवलप्ड बाय द तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया। तो इसको डेवलप किसने किया है? तमिलनाडु का है स्टार्टअप और स्पेस जोन इंडिया, टू कलेक्ट डेटा फॉर रिसर्च पर्पसेज ऑन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। और ये क्या करेगा? आपको ये जो है डेटा कलेक्ट करेगा, कहाँ से, किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करेगा। द रॉकेट कैरिंग 3 क्यूब सैटेलाइट एंड 50 पिको सैटेलाइट was launched into suborbital trajectory using a मोबाइल लॉन्चर। तो ये जो रॉकेट है वो क्या कैरी करता है? 3 क्यूब सैटेलाइट। क्या होता है क्यूब सैटेलाइट? जो है नैनो सैटेलाइट होता है, दैट इज 1 to जो है 10 kg जो है इसका वेट होता है, और पिको सैटेलाइट जो है उसका वेट कितना होता है? बहुत स्मॉलर सैटेलाइट होता है, दैट इज 0.5 to 1 kg इसका वेट होता है। द रूमी 1 इंटीग्रेट्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड प्रोपेलेंट्स इन्हांसिंग इफिशियंसी एंड लोअरिंग ऑपरेशनल कॉस्ट्स। तो रूमी 1 जो है ये आपको सॉलिड और लिक्विड प्रोपेलेंट दोनों यूज करता है, जिसकी वजह से इसका इफिशियंसी बढ़ जाता है और कॉस्ट भी कम है। द इंजन अलाउज फॉर प्रिसाइज ट्रेजेक्ट्री कंट्रोल विद एडजस्टेबल एंगल्स रेंजिंग फ्रॉम 0 to 120 डिग्री। तो 0 to 120 डिग्री तक जो है ये आराम से कंट्रोल कर लेता है, एडजस्ट तुरंत कर लेता है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। It has advanced and eco-friendly descent mechanism that ensures safe recovery of rocket component, offering both cost effectiveness and environment benefit। तो ये जो है आपको environment friendly rocket है, eco friendly है, तो important चीज़ है। It is entirely free of pyrotechnic, that is fireworks and TNT, trinitrotoluene and odorless yellow solid uses in explosive, highlighting its commitment to sustainability। तो firework वगैरह से, explosive वगैरह से ये पूरी तरह से फ्री है, और इसका रीयूज भी हो सकता है। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल और स्पेसक्राफ्ट डिजाइन टू बी लॉन्च्ड, रिकवर्ड एंड लॉन्च्ड अगेन मल्टीपल टाइम्स। तो ये जो है मल्टीपल टाइम्स हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। अप टू 65% चीपर देन बिल्डिंग अ न्यू रॉकेट फॉर एवरी लॉन्च। तो जब हम यूज़ करेंगे, रीयूज करेंगे, तो हमें कितना परसेंट जो है चीप पड़ेगा? तो 65% जो है कम प्राइस पड़ जाएगा। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमारा क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फर्स्ट सैटेलाइट इंडियन सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस। तो पहला इंडियन सैटेलाइट जो है स्पेस में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? आर्यभट्ट, भास्कर, चंद्रयान फर्स्ट, रोहिणी, एंड द करेक्ट आंसर इज आर्यभट्ट। दैट वाज लॉन्च्ड इन 1975। तो यहाँ जो है पहला सैटेलाइट हमने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज एम्बिशियस मिशन टू सेंड ह्यूमंस टू स्पेस। तो 4 ह्यूमन को भेजेगी 2025 में जो है ये टारगेट है ह्यूमन को स्पेस में भेजने का। और ये एम्बिशियस मिशन का नाम क्या है? व्योमानॉट, शक्ति, गगनयान, नाविका, एंड द करेक्ट आंसर इज गगनयान जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो जो है ये कंडक्ट करेगी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एस्टैब्लिश कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को एस्टैब्लिश हुई थी। अभी करंट चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम के फादर कौन कहलाते हैं? विक्रांत रामकृष्णन, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, एंड द करेक्ट आंसर इज विक्रम साराभाई। ही इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम एंड इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इसरो के पहले चेयरमैन यही थे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मून साउथ पोल द टारगेट एरिया ऑफ चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 का जो टारगेट एरिया था, इंडिया लॉन्च द चंद्रयान 3 ऑन 23 अगस्त को जो है ये चंद्रयान 3 जो है आपको मून पे जो है लैंड किया था, इसीलिए इस दिन को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। और जिस पॉइंट पे लैंड किया था साउथ पोल के पॉइंट पर, दैट इज नोन एज शिव शक्ति पॉइंट, अब उसका नाम शिव शक्ति हो गया है। तो इसका जो है मेन मोटिव क्या था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने का, इट हैज़ द लॉन्गेस्ट डे ऑन द मून, इट इज़ द हॉटेस्ट रीजन ऑन द मून, इट इज़ रिच इन वाटर आइस एंड लेस एक्सप्लोर्ड, इट इज़ द फ्लैटेस्ट रीजन ऑन द मून। तो किस वजह से हमने साउथ पोल पे लॉन्च किया इसको, बिकॉज इट इज़ रिच इन वाटर आइस एंड लेस एक्सप्लोर्ड। तो यहाँ पर जो है वाटर आइस काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ है ज़्यादा। तो हम देखने जा रहे थे क्या पॉसिबल है कि और भी जगह पे मून पे जो है हम लाइफ पॉसिबल है, नहीं वाटर होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इसरो हैज़ डिसाइडेड टू अचीव डेब्रिस फ्री स्पेस बाय विच ईयर। तो जो स्पेस में हम स्पेस क्राफ्ट वगैरह लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि सारी चीज़ें स्पेस में ही रह जाती है, उसके बाद जब उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है और वो क्रिएट क्या कर देता है, स्पेस में डेब्रिस क्रिएट कर देता है, बहुत सारा कचरा फैला देता है। तो उसको साफ़ करने का, उसको ख़त्म करने का, स्पेस को डेब्रिस फ्री करने का जो है इसरो का टारगेट कब तक का है, दैट इज़ 2025, 2027, 2030, 2035 एंड द करेक्ट आंसर इज 2030। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दैट लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज टीचर्स डे 2024। तो 5 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स डे, और अभी जो है हमने सेलिब्रेट किया रिसेंटली, और ये क्या है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन को भी करेंगे। सो रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेटेड टीचर्स डे ऑन 5 सितंबर 2024 मार्किंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस राधाकृष्णन का बर्थडे है 5 सितंबर को, इसलिए हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। On this day, the President of India confers the National Teachers Award (NTA) to honor teacher and recognize their contribution in empowering and educating society। तो हर साल जो है इस दिन को नेशनल टीचर अवार्ड दिया जाता है ताकि जो है उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जा सके, टीचर के कंट्रीब्यूशन को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज बॉर्न इन टू अ तेलुगु फैमिली इन तिरुत्तानी टाउन ऑफ तमिलनाडु। तो इनका जो है बर्थ कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में। कब हुआ था, ऑन 5 सितंबर 1888। He held several prestigious positions including the King George V Chair at Calcutta University from 1921 to 1932, the second Vice Chancellor of Andhra University from 1931 to 1936 तक जो है ये वाइस चांसलर भी थे आंध्र यूनिवर्सिटी के, and the fourth Vice Chancellor of Banaras Hindu University from 1939 to 1948। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के भी आपको वाइस चांसलर रह चुके हैं। Moreover, he was a professor of Eastern religion and ethics at the University of Oxford from 1936 to 1952। That is important को ये है अचीवमेंट इनका, ये जो है ईस्टर्न रिलीजन और एथिक्स के प्रोफेसर थे कहाँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। He is widely acknowledged in philosophical circle as a bridge builder between India and the West। तो कहा जाता है कि he is a bridge between India and the West के में ब्रिज का काम करते हैं, दोनों के कल्चर को जो है किस तरह से जो है आप एक्सचेंज होता है। इन 1931 ही वॉज अवार्डेड विद नाइटहुड बाय किंग जॉर्ज V, फॉर्मर किंग ऑफ ब्रिटेन, फॉर हिज रिमार्केबल एकेडमिक्स। तो 1931 में जो है इनको नाइटहुड का भी टाइटल दिया गया था, सर का टाइटल बाद में इन्होंने हटा दिया क्योंकि इंडिया में आप टाइटल जो है नहीं लगा सकते हैं। सो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डिड डॉक्टर राधाकृष्णन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट कब बने इंडिया के राधाकृष्णन, 1952, 1962, 1972, 1982 and the correct answer is 1962. He was the second president of India. Next question is which of the following statement are correct about Dr. Sarvapalli Radhakrishnan। तो इसमें से कौन सा statement correct है। He became the first vice president of India and was elected to the Constituent Assembly of India. In 1954 he was awarded the Bharat Ratna। He received the Peace Prize in the German book trade in 1961। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पहले वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे। 1954 अवार्डेड तो भारत रत्न इनको दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, एंड पीस प्राइज इन जर्मन बुक ट्रेड इन 1961 ये भी मिला हुआ है। तीनों जो है स्टेटमेंट इसमें सही है। सो ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in 1948 under whose chairmanship a university commission was appointed with the purpose of reconstruction of university education to meet the demand for scientific
टेक्निकल एंड अदर मैन पावर नीडेड फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो ये जो है यूनिवर्सिटी कमीशन जो है आपको किसके चेयरमैनशिप में 1948 में जो है अपॉइंट किया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एल मुदालिया, डॉक्टर DS कोठारी। एंड द करेक्ट आंसर इज एस राधाकृष्णन। इनके चेयरमैनशिप में ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द फर्स्ट वीमेन टीचर इन इंडिया? तो पहली वीमेन टीचर कौन थी इंडिया की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पता भी होना चाहिए हमें। सावित्रीबाई फुले, फातिमा बीबी, मीरा कुमार, राधिका मर्चेंट। एंड द करेक्ट आंसर इज सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। शी वाज द फर्स्ट वीमेन टीचर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स वर्ल्ड टीचर्स डे ऑन विच डेट? तो हम टीचर्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल टीचर्स डे, दैट इज ऑन 5th सितंबर। यूनाइटेड नेशन कब करता है? अक्टूबर 5, जनवरी 24, जुलाई 3, मई 10। वर्ल्ड टीचर्स डे कब होता है? दैट इज ऑन अक्टूबर 5 को जो है वर्ल्ड टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। So these are the 5 most important passage and we have discussed some of the most important questions related to that passage. So with that we will conclude the session here. Before that, if in case you want to join us for self study program, then you can visit our center वसई, दादर, थाने, बोरीवली, पुणे, यहाँ विजिट कर सकते हैं। और अगर आप पुणे या मुंबई बेस्ड नहीं है देन यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर फॉर लाइव क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। फॉर अदर मोर क्वेरीज के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे जुड़ सकते हैं। सो विद दैट विल कंक्लूड द सेशन हियर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टिल देन गुड बाय।